हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, अभी हम जो है एक सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज़ में हम एमपी कांस्टेबल के जो पेपर थे प्रीवियस ईयर के, उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हमने अभी तक कहाँ 20 क्वेश्चनों तक का सॉल्यूशन कर लिया था। ये जो पेपर था 20 अगस्त 2017 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर था। इसके हम 20 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम इसी सीरीज को आगे जारी रखते हुए देखते हैं कि भाई 21वें क्वेश्चन से लेकर कितने क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे और किस टाइप के क्वेश्चन। देखिए, प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है परीक्षा की दृष्टि से। यदि आपके पास कम समय है तो कम समय में क्या होता है, आपको एक आइडिया लग जाता है कि भाई हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि इनका वेटेज इतना था। तो इससे एक टॉपिक की नॉलेज मिल जाती है कि भाई किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है ना। 3 क्वेश्चन पूछे गए मतलब वेटेज आपका 3 नंबर का है। 2 क्वेश्चन पूछे गए मतलब 2 नंबर का आया था। तो उस हिसाब से हम तैयारी कर लेंगे और किस किस टॉपिक से पूछेगा। मान के चलिए 10 या 12 टॉपिक ही आपके एग्जाम को कवर करते हैं, तो 10-12 के अलावा अननेसेसरी किसी टॉपिक को पढ़ने का मतलब नहीं है। तो अगर हम 3-4 पेपर अगर लगा लें प्रीवियस ईयर के, तो उससे एक आइडिया मिल जाता है कि भाई आपने देखा कि 12 से 15 टॉपिक के बीच में हर बार क्वेश्चन दिए गए। तो अननेसेसरी जो हमारे मैथमेटिक्स में 40 या 45 टॉपिक होते हैं, तो उनको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। पेपर के हिसाब से अगर आपके पास लॉन्ग ड्यूरेशन समय ज़्यादा है और आप चाह रहे हैं कि भाई हम पूरा स्टडी अभी स्टार्टिंग से कर ही रहे हैं, तो बिल्कुल आप ABCD से पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। लेकिन अब आपके पास पेपर नज़दीक है तो आप साथ में प्रीवियस ईयर का भी क्या लेते हैं नॉलेज। जैसे अब आपका जेल प्रेरी का एग्जाम आने वाला है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यह कंडक्ट कौन कराता है, व्यापम ही कंडक्ट कराता है। अब चूंकि व्यापम कंडक्ट कराता है, यानी कि जिसको PEB बोलते हैं, ठीक है ना, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड बोलते हैं, तो यही आपका लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम कंडक्ट कराएगा। SI का एग्जाम भी यही कंडक्ट करवाएगा। आपके कांस्टेबल का, जेल प्रेरी का, सारे एग्जाम इसको ही करवाने हैं। तो पेपर सेट करना है भाई उन्हीं को भाई। तो आपने देखा होगा कि लगभग क्वेश्चन कभी कभार रिपीट भी हो जाते हैं। तो अगर आप एक पेपर की तैयारी कर लेते हैं, सभी पेपरों का क्या होता है, लेवल एक जैसा ही आता है। ठीक है। तो अगर एक पेपर को आप लगा लेते हैं तो एक आइडिया आपको मोटा मोटा मिल जाएगा कि इस टाइप के हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और किस पोर्शन को हमें ज़्यादा पढ़ना है। ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं 21वें क्वेश्चन से। देखते हैं भाई 21वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो 21वां क्वेश्चन है कि 14 श्रमिक 5 दिनों में 10 टेबल बना सकते हैं। 14 श्रमिक हैं, 5 दिनों में 10 टेबल बना सकते हैं। 10 श्रमिकों ने काम शुरू किया, एक श्रमिक 5वें दिन शामिल हो गया, तो 12 टेबल बनाने में कितने दिन लगेंगे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास व्यक्तियों की संख्या मान के चलिए M1 है और वो D1 दिन में कितना W1 काम करते हैं। ठीक है, कितना काम करते हैं W1। तो अगर हम बोलें कि M2 व्यक्ति D2 दिन में कितना W2 काम करते हैं, तो ये दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको MDH का फॉर्मूला बोलते हैं। अगर इसमें क्या हो जाता है M1 D1 H1, मतलब अगर बोल दें कि प्रतिदिन 1 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे काम करते हैं, तो यहाँ पर M1 D1 H1 भी आ जाता है, क्योंकि एक दिन में वो व्यक्ति कितने घंटे काम करता है, तो उसको हम H यानी कि R से डिनोट करते हैं। तो साथ में एक फॉर्मूला अगर कभी आपके पास आ जाता है तो उसको भी आप देख लें। वो फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू में होता है M2 D2 H2 और अपॉन W2। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर अगर बात करें कि M क्या है, तो आप कहेंगे M जो है वो व्यक्तियों की संख्या है। अब वो व्यक्ति आदमी हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं, व्यक्तियों की संख्या है। तो M क्या है, व्यक्तियों की संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि D क्या है, तो आप कहेंगे सर दिनों की संख्या है। ठीक है, दिनों की संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए H क्या है, तो आप कहेंगे घंटे हैं, मतलब एक व्यक्ति एक दिन में कितने घंटे काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए W क्या है, तो आप कहेंगे सर वर्क यानी कि कार्य है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन हो गई आपकी। अब इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा देखें कि 14 श्रमिक 5 दिनों में 10 टेबल बना सकते हैं, तो देखिए अगर हम बात करें कि आपको क्या दिया, M1 दिया है 14 श्रमिक, D1 कितना दिया है, तो आप कहेंगे 5 दिन में टेबल कितनी बनाते हैं, तो W1 कार्य कितना है, तो आप कहेंगे 10 टेबल बनाते हैं। ठीक है, 10 श्रमिकों ने काम शुरू किया। अब 10 श्रमिकों ने काम शुरू किया मतलब M2 कितना है, तो आप कहेंगे सर 10। ठीक है, और एक श्रमिक 5वें दिन आया। अगर एक श्रमिक 5वें दिन आया, इसका मतलब अभी तो 10 श्रमिकों ने 4 दिन काम किया, तो दिन कितने हैं, तो आप कहेंगे सर D2। ठीक है, और वर्क कितना किया, तो W2 आपसे पूछ लिया है। अभी पूरा वर्क नहीं पूछा है। पूरा वर्क तो कब होता है, जब 10 के बाद एक श्रमिक और आ जाता है, मतलब 11 हो जाते हैं, तब बकाया काम करते हैं वो लोग। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि भाई कितना W2 जो काम है वो कितना व्यक्तियों ने किया है। W1 काम कितने, W2 काम किसने किया, W1 तो हमारे पास है 10 टेबल हैं, तो W2 की वैल्यू निकाल लेते हैं कि अगर 10 श्रमिकों ने 4 दिन तक काम किया तो इनने कितनी टेबल बना दी।
पहले हम ये चीज़ निकाल लेते हैं। तो देखिए M1 की वैल्यू तो आप कहेंगे सर 14, D1 की वैल्यू तो आप कहेंगे 5, W1 की वैल्यू तो आप कहेंगे 10। ठीक है, यहाँ पर बराबर में कितना जाएगा, तो M2 की वैल्यू तो आप कहेंगे सर 10। अच्छा, D2 की वैल्यू हमने नहीं लिखी है तो 4 है यहाँ पर, क्योंकि 5वें दिन एक व्यक्ति आया तो मतलब 10 व्यक्तियों ने 4 दिन तक काम किया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 4। W2 की बात करें तो आप कहेंगे सर ये तो हमें निकालना है, यानी कि 10 व्यक्तियों ने 4 दिन में काम करके कितनी टेबल बनाई, सबसे पहले हम ये चीज़ निकालना है। ठीक है, अब देखिए 5 से ही कटेगा कितने बार, तो आप कहेंगे 2 बार, 2 से ही कटेगा कितने बार, तो आप कहेंगे 7 बार। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए 20 जो है 20 40 हो जाएगा ये, और 7 जाएगा बटे में, W2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर 40/7। कितनी हो जाएगी, 40/7। मतलब 10 श्रमिकों ने 4 दिन काम करते हुए 40/7 टेबल बना दी। अब क्या हुआ, अब 5वें दिन क्या हो गया, एक श्रमिक और आ गया। अब श्रमिकों की संख्या कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर श्रमिकों की संख्या 11 हो गई। ठीक है, और वो किस एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो अब वो करेंगे, देखिए अब आपको क्या तरीका लगाना है कि पहले 10 श्रमिक थे, अब जो 11वां आया वो इसी एफिशिएंसी वाला आया। तो जैसे कि आपका अब यहाँ पर M1 का काम क्या करेगा, तो आप कहेंगे सर M1 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 10 श्रमिक थे। D1 कितना है, तो अभी चेंज हो जाएगा, तो आपके 4 दिन थे। और W1 कितना है, तो आप कहेंगे इन लोगों ने कितना काम कर लिया था, 40/7 टेबल बना ली थी। ठीक है, अब यहाँ पर चेंज हो गई वैल्यू। अब M2 कितना हो गया, तो अब एक श्रमिक और आ गया तो 11 हो गए। D2 कितना है, तो D2 हमें बताना है कि कितने दिन में बना लेंगे, तो D2 की वैल्यू हमने क्या कर दी, क्वेश्चन मार्क कर दी। W2 कितना काम करेंगे, तो W2 आप देख लीजिए भाई, आपको कितनी टेबलें बनवानी थी, तो आप देखिए 12 बनवानी है, 12 में से कितनी बन गई हैं, 40/7। तो W2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप कर दीजिए 12 - 40/7। तो आप कहेंगे सर 12 7 84, यानी कि 84 माइनस कितना कर दीजिए 40 अपॉन में कितना 7। तो ये आपका आ जाएगा 44 अपॉन में कितना 7। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो गई हैं, इस चीज़ को आपको समझना है क्यों चेंज हो गई हैं। ठीक है ना, क्योंकि पहले क्वेश्चन क्या था, पहले कंडीशन ये थी कि 14 व्यक्ति यानी कि 14 श्रमिक 5 दिन में 10 टेबल बना सकते हैं। तो ये एक एफिशिएंसी वाले व्यक्ति थे। फिर हमने बोला कि अगर 10 व्यक्ति 4 दिन तक काम करें तो कितनी टेबल बना लेंगे, तो हमने यहाँ पर M1 D1 अपॉन W1 = M2 D2 अपॉन W2 का कॉन्सेप्ट लगाया। यहाँ से हमने देखा कि भाई जो W2 वर्क है वो कितना हुआ, 40/7 वर्क हुआ, यानी कि 10 श्रमिक 4 दिन में 40/7 टेबलें बनाते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, 11वें हो गए, तो यही व्यक्ति बढ़े। तो हमने बोला कि अब व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, M2। ठीक है, D2 मतलब कितने दिन में बना लेंगे, कितना काम करना है, तो भाई देखिए 12 में से कितनी बन गई, 40/7 तो बन गई, तो अब कितनी बची, तो 44/7 बची। तो अब हम यहाँ पे D2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप देखिए पहले कितने दिन काम किया था, तो आप कहेंगे 4 दिन, पहले का काम कितना है 4 दिन का, और यहाँ D2 और निकाल लेंगे तो टोटल काम, यानी कि पहले 40/7 टेबल बन गई थी, अब जो बची हुई है शेष यानी कि 44/7, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 12 टेबल हो रही है कि नहीं। W1 + W2 करेंगे तो कितनी हो रही, 12। तो अब यहाँ पर फिर से हम लगा देंगे M1 D1 अपॉन W1 M2 D2 अपॉन W2। तो M1 की वैल्यू तो आप कहेंगे सर 10, D1 की वैल्यू तो आप कहेंगे 4, W1 की वैल्यू तो आप कहेंगे सर 40/7। ठीक, M2 की वैल्यू तो आप कहेंगे सर 11, D2 की वैल्यू तो हमें नहीं पता, निकालना है। W2 की वैल्यू तो आप कहेंगे सर 44/7। अब देखिए बटे की जो राशियाँ हैं वो पलट जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। 11 से ये 4 बार कटेगा, 4 से ये 10 बार कटेगा, 10 से ये 10 कट जाएगा। तो D2 की वैल्यू आप बताइए कितनी आई, तो आप कहेंगे सर 4 आ गई, यानी कि D2 कितना है 4 दिन। तो 4 दिन में 44/7 टेबल बन गई, और 40/7 कितने बनी थी 4 दिन में, तो टोटल कितने हो गए, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो आप कहेंगे 4 + 4 यानी कि मौखिक आप बता देंगे कि 8 दिन। तो कितने दिन में काम हो गया पूरा, यानी कि 12 टेबल कितने दिन में बन गई, तो आप कहेंगे सर 8 दिन में बन गई। कितने दिन में, 8 दिन में। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो गया, तो आप कहेंगे 8 दिन जो है हमारा आंसर, यानी कि किस ऑप्शन पर टिक कर देंगे, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका आंसर हो गया। आई होप बात आप तक पहुंची। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई देखते हैं कि 22वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। तो यहाँ 22वां क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन ए और बी के बीच चलती है और 5 मिनट के लिए प्रत्येक 5 मध्यवर्ती स्टेशनों पर रुकती है। 5 मध्यवर्ती स्टेशन का मतलब समझ जाना, बस इस क्वेश्चन का पॉइंट यही है। मतलब अगर आप ए से बी तक जा रहे हो तो ए से बी तो वो 2 स्टेशन अलग हो गए, मध्यवर्ती मतलब उसके बीच में 5 स्टेशन और मिलते हैं। ठीक है,
5 मध्यवर्ती स्टेशनों पर 5 मिनट के लिए रुकती है। मतलब पहला स्टेशन आता है एक के बाद तो 5 मिनट रुकती है, दूसरा स्टेशन आता है फिर 5 मिनट रुकती है, तीसरा स्टेशन आता है फिर 5 मिनट रुकती है, चौथा स्टेशन आता है फिर 5 मिनट रुकती है, पाँचवा स्टेशन आता है फिर 5 मिनट रुकती है और फाइनली कहाँ पहुँच जाती है? बी पर पहुँच जाती है। ठीक, अब इन्होंने बोला मान लें कि स्टेशन 10 किलोमीटर के बराबर अंतराल पर है। मतलब ए से पहला स्टेशन जो मध्यवर्ती है वो 10 किलोमीटर पर है, फिर अगला 10 पे, अगला 10 पे, अगला 10 पर। तो उन्होंने बोला कि अगर ट्रेन की चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे है की गति से आगे बढ़ रही है तो इसे बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? समय मतलब टोटल समय, जो 5-5 मिनट का गैप है वो अलग और दूरी जितनी तय की उसने अपनी चाल से, तो दूरी बटे चाल क्या होता है आप जानते हैं? समय। तो वो समय हमें अलग निकालना है और टोटल समय बताना है कि कितना समय लगेगा। तो चलिए समझ लेते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए ये स्टेशन आपका हो गया ए, ठीक है, और ये स्टेशन आ गया आपका बी। अब स्टेशन ए और बी के बीच में 5 मध्यवर्ती स्टेशन है। तो देखिए किस तरीके से मेंशन करते हैं हम इनको। तो 5 मध्यवर्ती स्टेशन में पहला स्टेशन हमने बोल दिया 1, दूसरा बोल दिया 2, तीसरा बोल दिया 3, चौथा बोल दिया 4 और पांचवा बोल दिया तो ये 5 हो गया। 5 मध्यवर्ती स्टेशन हो गए। अब ट्रेन जब ए से चलना शुरू करती है तो पहले पर जाकर कितना मिनट रुकती है? तो आप कहेंगे सर 5 मिनट। फिर दूसरे से, पहले मध्यवर्ती से दूसरे मध्यवर्ती पर पहुंचती है तो फिर 5 मिनट रुकती है। फिर कहाँ पहुंचती है? तीसरे मध्यवर्ती पर तो फिर 5 मिनट रुकती है। फिर कहाँ पहुंचती है? चौथे मध्यवर्ती पर फिर 5 मिनट रुकती है। फिर कहाँ पहुंचती है? 5वें मध्यवर्ती स्टेशन पर यानी कि बीच वाले स्टेशन पर तो फिर 5 मिनट और फाइनली कहाँ पहुंचती है? बी पर पहुंचती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब 2 मध्यवर्ती स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? इन्होंने बोला मान लें कि 10 किलोमीटर के बराबर अंतराल पर हैं। क्या स्टेशन क्या है? 10 किलोमीटर के अंतराल पर। तो मतलब ए से पहले की दूरी कितनी? 10, फिर दूसरे की दूरी कितनी? तो आप कहेंगे 10, फिर तीसरे की दूरी कितनी? तो आप कहेंगे 10, चौथे की दूरी कितनी? तो आप कहेंगे 10, पाँचवें की दूरी कितनी? तो आप कहेंगे 10 और फाइनली बी तक पहुंचने में भी दूरी कितनी? 10। तो ये सब क्या है? किलोमीटर में है। सबकी सब दूरी कितनी है? किलोमीटर में। यानी कि पहले स्टेशन से लेकर अगर ट्रेन कहाँ जा रही है? बी तक जा रही है, ए से लेकर बी तक, तो उसको कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ी है? वो निकालनी पड़ेगी। अब इसके अलावा क्या दिया है आपको कि ट्रेन की चाल कितनी है। तो अगर ट्रेन की चाल की हम बात करें, ट्रेन की हम स्पीड की बात करें तो ट्रेन की चाल कितनी है? तो यहाँ क्वेश्चन में क्लियर दिया है कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ट्रेन की चाल है। ठीक, इस चाल से ट्रेन चल रही है। अब देखिए सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, ये देखते हैं कि ठहराव में कितना समय लगा ट्रेन को। मतलब वो रुकते रुकते जा रही है। तो देखिए पहले स्टेशन, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, 5 स्टेशन पर रुकी। हर स्टेशन पर कितने मिनट रुकी? 5 मिनट। तो कुल कितने समय रुकी? तो हम ये निकाल रहे हैं कुल समय रुकने का। कुल समय किसका निकालना है? रुकने का। रुकने का कुल समय निकालना है कि भाई उसको रुकने में कितना समय लगा। तो आपको पता है हर स्टेशन पर 5 मिनट रुकती है। कितना? 5 मिनट। और 5 स्टेशनों पर रुकी तो टोटल कितने मिनट रुकी? तो आप कहेंगे सर 25 मिनट। कितने मिनट रुकी? तो आप कहेंगे सर 25 मिनट रुकी। ठीक है, कुल कितने मिनट रुकी? वो 25 मिनट। अब अगर हम बात करें कि ए से बी तक की दूरी कितनी है, तो अगर हम कुल दूरी की बात करें कि ट्रेन ने कुल कितनी दूरी तय की, तो कुल दूरी ट्रेन ने तय की, कुल दूरी, तो आप कहेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 60 किलोमीटर। अब आप कहेंगे हम तो यार डायग्राम बना के करेंगे, तो नहीं करेंगे। आपको पता है कि प्रत्येक स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है और ए और बी के बीच में 5 मध्यवर्ती स्टेशन है। तो बस एक बढ़ा के आपको 10 से गुणा कर देना है। ठीक है ना। अगर किन्हीं दो चीज़ों के बीच में अगर हम बोलें कि 3 मध्यवर्ती स्टेशन है तो उसको आपको 4 करके 10 से गुणा कर देना है, यदि प्रत्येक स्टेशन के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। अगर हम बोलें कि 2 स्टेशन है ए और बी, उनके बीच में 11 मध्यवर्ती स्टेशन है। कितने? 11 मध्यवर्ती स्टेशन है और प्रत्येक स्टेशन की दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर है। तो आपको क्या करना है? 11 को एक बढ़ाना है, मतलब 12 करके फिर आपको 12 से गुणा करना है, तो 144 किलोमीटर आ जाएगी। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ए और बी के बीच में 5 मध्यवर्ती स्टेशन थे, 5 को 1 कर दीजिए प्लस तो 6 का किससे गुणा कर दीजिए? 10। तो कुल दूरी कितनी हो गई? तो कुल दूरी हो गई आपकी 60 किलोमीटर। मतलब ट्रेन ने 60 किलोमीटर की दूरी तय की। अब ट्रेन किस चाल से जा रही है? तो आपको पता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन जा रही है। तो भैया अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है तो समय क्या होता है? तो आप कहेंगे सर समय होता है दूरी को किससे भाग लगा दीजिए? चाल से। तो समय निकल आता है, यानी कि दूरी बटे चाल क्या होता है? समय। तो दूरी तो आपकी है 60 किलोमीटर और चाल कितनी है? 50। तो देखिए इसको भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा? 1/5
और ये किस में आएगा, घंटे में। तो ये तो पूरा 1 घंटा हो गया, ठीक है। अब 1/5 घंटे को किस में बदल लीजिए, मिनट में। तो मिनट में बदलने के लिए किससे भाग गुणा कर देंगे, 60 से। तो 12 पंचे कितना होता है, 60। तो ये हो गया आपका 60 मिनट, 12 मिनट सॉरी, 60 को भाग दिया, 12 पंचे 60, तो 12 मिनट ये हो गया। और 1 घंटा मतलब क्या होता है, तो आप जानते हैं ये भी 60 मिनट होता है। तो ये 60 मिनट, ठीक है, प्लस ये 12 मिनट और प्लस रुकने में कितना समय लिया, तो आप कहेंगे सर 25 मिनट। तो अगर हम इन सबको जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा कि ट्रेन को ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लगा। देखिए 12 और 60 कितना हो गया, आप कहेंगे 72। 72 में 20 जोड़ा तो आप कहेंगे सर 92। 92 में 5 जोड़ा तो 97, यानी कि 97 मिनट का क्या लगा, कुल समय लगा। ट्रेन को स्टेशन ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लगा, 97 मिनट का समय लगा। तो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आई कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा देखा जाता है। एक चोर जो है एक पुलिसकर्मी द्वारा कितनी दूरी से देखा जाता है, 200 मीटर की दूरी से। मतलब चोर खड़ा है, चोर से 200 मीटर की दूरी पर कौन खड़ा है, पुलिस वाला खड़ा है। चोर दौड़ना आरंभ करता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। जैसे चोर दौड़ना शुरू किया ना, तो पुलिस वाले ने भी उसको पीछा करना शुरू किया। चोर और पुलिस क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, ठीक है, की दर से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी चोर को किस दूरी पर पकड़ेगा। अब ये बोल रहे हैं कि पुलिसकर्मी जो है वो चोर को किस दूरी पर पकड़ेगा, ठीक। आपको इस क्वेश्चन को करना है। अब देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट बनता है, वो कॉन्सेप्ट कौन समझ लेते हैं, दो कॉन्सेप्ट हम दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि क्या हो, आपका समय समान हो, यानी कि टी कैसा हो, समान हो, समय समान हो। चलिए टी की जगह पे हम समय लिख देते हैं, समय कैसा हो आपका, समान हो। तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं, समय समान हो, समय समान हो। अब समय समान से मतलब क्या है, मान के चलिए आप D1 दूरी जाते हैं, ठीक है, और किस चाल से, S1 चाल से, और समय आप कितना लेते हैं, T, ठीक है। एक व्यक्ति है, मान के चलिए क्या करता है, ये पहला व्यक्ति है A, पहला व्यक्ति A है, D1 दूरी S1 की चाल से T समय में तय करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति जो B है वो D2 दूरी S2 की चाल से और कितने समय में, तो ये भी अपना T समय में तय करता है। कितने समय में, तो आप कहेंगे सर ये भी T समय में तय करता है। कितने समय में, T समय में। अब देखिए समय समान हो गया, मतलब A को D1 दूरी S1 की चाल से जाने में T समय लगता है और B को D2 दूरी S2 चाल से जाने में भी T समय लगता है। मतलब हम ऐसे बोलें कि एक व्यक्ति मान के चलिए इंदौर से बम्बई जाता है, ठीक है ना, और उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो 3 घंटे का समय लेता है। और एक व्यक्ति इंदौर से दिल्ली जाता है, उसकी चाल समथिंग मान के चलिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए दूरी अलग अलग हो जाएंगी, चाल भी अलग अलग हो गई, उसको भी 3 घंटे का समय लगता है। तो ये केस इस तरीके से है, मतलब दो व्यक्ति अलग अलग दूरी अलग अलग चाल से तय कर रहे हैं, लेकिन उनके समय समान है। तो अगर समय समान है तो आप बताइए यहाँ से अगर हम इस पहले व्यक्ति का समय निकालें तो आप कहेंगे T, समय क्या होता है, दूरी, और दूरी को किससे भाग लगा दीजिए, चाल से। तो ये क्या आ गया, आपका समय आ गया। अगर हम दूसरे व्यक्ति B की बात करें तो B का समय क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर T बराबर होगा दूरी और उसकी चाल कितनी है, S2। अब दोनों जगह क्या है, T समान है, तो T समान है तो LHS बराबर है, तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कि D1/S1 बराबर D2/S2, D2/S2। अब आप यहाँ से देखिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर S2 को आप ऊपर ले जाइए, S1 को इधर ले जाइए, अपॉन में क्या आ जाएगा, D1, इसको आप नीचे ला दीजिए और इसको आप ऊपर ला जाइए, ठीक है। इसको D2 को S1 की जगह पे ला रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे D1/D2, D1/D2 और क्या हो जाएगा, S1/S2। इतनी चीज़ समझ लीजिए। अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे। कैसे कि अगर समय समान है, समय समान है तो चली गई दूरियों का अनुपात ही उनकी चालों का अनुपात होता है। देखिए यहाँ पर दूरी D2 आ गई तो D1/D2 हो गया, S1 ऊपर पहुँच गया तो S1/S2 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि समय दो व्यक्ति समान ले रहे हैं तो पहले व्यक्ति की दूरी का दूसरे व्यक्ति की दूरी से जो अनुपात है वही उनकी चालों का अनुपात भी होगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं
कि यदि समय समान है तो जो चालों का अनुपात होगा पहले व्यक्ति की चाल का दूसरे व्यक्ति की चाल से, वही उनकी दूरियों का भी अनुपात होगा। मतलब पहला व्यक्ति जिस चाल से जा रहा है और दूसरा व्यक्ति जिस चाल से जा रहा है, उनकी जो चालों का अनुपात बनेगा वो उसी अनुपात में उनकी दूरियां भी तय होंगी। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसमें हमने समय समान वाला देख लिया। अब अगर हम बात करें कि अगर दूरी समान है, क्या समान है, दूरी समान का केस और देख लेते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए, अगर हम आपसे बोलें कि दूरी समान है, अब हमें देखना है कि दूरी समान है। अगर देखिए इस कॉन्सेप्ट से आप करेंगे ना, दूरी समान हो, यानी कि हमने बोला कि ए व्यक्ति, ठीक है, डी दूरी t1 समय में s1 चाल से तय करता है, जबकि बी व्यक्ति डी दूरी, ठीक है, t2 समय में s2 की चाल से तय करता है। तो अब आप जानते हैं कि दूरी क्या होती है, तो आप जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल का गुणा किससे कर दीजिए, समय से। तो ये पहले व्यक्ति की दूरी आ गई, दूसरे व्यक्ति की दूरी क्या होगी, तो आप कहेंगे इसकी चाल का गुणा इसके समय से कर दीजिए। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब आपको पता है LHS बराबर है तो RHS बराबर कर दीजिए। तो S1 इंटू T1 बराबर S2 इंटू क्या हो जाएगा, T2। T1 के अपॉन में T2 को लाइए तो S2 के अपॉन में क्या जाएगा, S1। T1 अपॉन T2 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे S1 अपॉन S2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से बहुत अच्छा कंक्लूजन निकल कर आया कि अगर दूरी दो व्यक्ति समान दूरी तय कर रहे हैं, दो व्यक्ति समान दूरी तय कर रहे हैं, उनके समय और उनके चाल अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो जब दो व्यक्ति समान दूरी तय करते हैं तो उनके समय के अनुपात का प्रतिलोम, समय के अनुपात का प्रतिलोम क्या होगा, उनकी चालों का अनुपात होगा। देखिए उल्टी हो गई कि नहीं चालें, यहाँ पर चालें क्या हो गई, उल्टी हो गई कि नहीं। तो आपको सीधा करने के लिए S1 को ऊपर और S2 को नीचे ले जाना पड़ेगा, तो समय का अनुपात का उल्टा हो जाएगा कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो व्यक्ति समान दूरी तय कर रहे हैं तो उनके समय के अनुपात का प्रतिलोम उनकी चालों का अनुपात होगा और उनकी चालों के अनुपात का प्रतिलोम उनके समय के अनुपात के बराबर होगा। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखिए हमने क्या क्या समान कर लिया, दूरी समान कर ली और इससे पहले हमने क्या, समय समान कर लिया। तो अब क्या कर दें, चाल समान कर दें। थर्ड कॉन्सेप्ट हम क्या लिख लें, क्या करें, उनकी स्पीड कैसी हो, सेम हो। तो अगर हम तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करें कि अब क्या हो, चाल समान, मतलब एक समान चाल से जा रहे हैं, चाल समान हो। तो अगर हम बात करें कि एक समान चाल से जा रहे हैं, तो हमने पहले व्यक्ति को लिया कि भाई ये S चाल से T1 समय में D1 दूरी तय करता है और दूसरा व्यक्ति S चाल से T2 समय में D2 दूरी तय करता है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट बनेगा। तो अब आप जानते हैं कि चाल क्या होती है, स्पीड होती है दूरी बटे समय, ठीक है। यहाँ भी S क्या होगा, तो आप कहेंगे सर दूरी बटे समय। अब दोनों के LHS बराबर है तो RHS भी बराबर, सेम कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से D1 अपॉन T1, D1 अपॉन क्या हो जाएगा, T1। तो D1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर D2 अपॉन T2 हो जाएगा। तो देखिए T1 को ऊपर ले जा रहे हैं, D2 को नीचे ला रहे हैं। तो यहाँ पर D1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा D1 अपॉन D2, D1 अपॉन D2। तो यहाँ से एक कंक्लूजन और निकला कि यदि दो व्यक्ति समान चाल से जाते हैं, अगर दो व्यक्ति समान चाल से जाते हैं तो उनके समय के अनुपात ही उनकी दूरियों का अनुपात भी होता है। समान चाल से यदि जाते हैं तो जो उनके समय का अनुपात होगा ना, वही दूरियों का अनुपात होगा, और जो उनकी दूरियों का अनुपात होगा वही उनके समय का अनुपात भी होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि दो व्यक्तियों की यदि चालें समान है तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ही उनके दूरियों का अनुपात के बराबर होता है, या उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात ही उनके समय के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से हमें ये तीसरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो हमने यहाँ से जो तीन कॉन्सेप्ट समझे हैं, बत्ती महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चोर 200 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखता है। तो देखिए ये तो हो गया पुलिस वाला P, और चोर मतलब हमने T लिख लिया, थीप होता है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, अगर बात करें तो इन दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर है। ठीक है, अब क्या करता है, चोर पुलिस वाले को देखता है तो इस तरफ तो भागेगा नहीं, ये किस तरफ भागता है, इस तरफ भागना शुरू करता है, अपोजिट डायरेक्शन में। और पुलिसकर्मी उसका पीछा करना शुरू करता है। भाई पुलिस वाले ने चोर को देखा, चोर ने पुलिस वाले को देखा, तो चोर भागना शुरू किया। तो पुलिस वाला समझ गया भाई दाल में कुछ काला है, तो हम क्या करें, दाल को साफ करें, उसमें से काला निकालें। तो वो भागने लगा उसके पीछे। ठीक है, तो आप देखिए चोर और पुलिस की चालें दी हैं। चोर की चाल कितनी है, तो यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अगर हम बात करें पुलिस की चाल कितनी है, तो आप कहेंगे सर 11 किलोमीटर
प्रति घंटा है। ठीक है, यानी कि पुलिस वाला हर 1 घंटे में चोर से 1 किलोमीटर आगे निकल जाएगा कि नहीं। लेकिन क्या उसको 1 किलोमीटर आगे निकलना है, उसको 200 मीटर का जो फासला है ये तय करना है, तो ये कितने समय में तय करेगा। तो समय तो हमसे पूछा नहीं गया, हमसे पूछा गया है पुलिसकर्मी चोर को किस दूरी पर पकड़ेगा। अब आप बताइए कि मान के चलिए जब यहाँ पर 9 बजे थे, कितने बजे थे, 9 सुबह का समय था, चाय पी रहे थे, ये भी एक होटल पे खड़ा होकर चाय पी रहा था और चोर भी एक ठेले पे खड़ा होकर चाय पी रहा था, और टक 9 बजे थे, यानी कि राइट 9 बजे का समय का था सुबह का। तो 9 बजे पुलिस वाले ने चोर को देखा, चोर ने पुलिस वाले को देखा, चोर ने भागना शुरू किया, तो 9 बजे ही पुलिस वाला उसके पीछे भागना शुरू हुआ। अब मान के चलिए आधे घंटे बाद इसने पकड़ा, पुलिस वाले ने आधे घंटे बाद चोर को पकड़ा, तो बताइए आधे घंटे तक दोनों भागे, आधे मतलब हाफ एन आवर, कितने 30 मिनट तक दोनों भागे। अगर दोनों 30 मिनट तक भागे तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों के समय कैसे हैं, समान है। तो यदि समय समान हो, यदि समय समान हो तो आपको पता है कि जो दूरियों का अनुपात होता है वही उनकी चालों का अनुपात होता है, यानी कि जो चालों का अनुपात होगा वही दूरियों का अनुपात भी होगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट बन गया कि नहीं भाई। अगर चोर ने पुलिस वाले को 9 बजे देखा और 9 बजे ही पुलिस वाले ने चोर को देखा, अब चोर ने भागना शुरू किया, अब भागना शुरू किया तो पुलिस वाला भी उतने बजे भागा 9 बजे, तो अब वो आधे घंटे बाद अगर उसने पकड़ा, 30 मिनट बाद उसने पकड़ा, तो 30 मिनट तक कौन भागा, तो आप कहेंगे चोर। 30 मिनट तक कौन भागा, पुलिस वाला। तो दोनों के समय कैसे हुए, समान हुए। तो अब यहाँ पर समय कैसे हैं, समान है, दोनों के समय कैसे हैं, समान है। तो जब दोनों समान समय ले रहे हैं तो समान समय में आप जानते हैं कि जो चालों का अनुपात होता है वही दूरियों का अनुपात होता है, जो दूरियों का अनुपात होता है वही चालों का अनुपात। तो हमें यहाँ पर क्या दिए, चालें। तो अगर हम यहाँ पर चालों का अनुपात बनाएं S1/S2 तो क्या बनेगा 11/10, और यही क्या होगा, इनकी दूरियों का अनुपात होगा, D1/D2 होगा। तो हम कह सकते हैं कि जितने समय में पुलिस ने 11 यूनिट की दूरी तय की, उतने समय में चोर ने 10 यूनिट की तय की, 10 यूनिट की दूरी तय की। देखिए 11 यूनिट पुलिस वाला चला तो चोर कितना चला, 10। तो ये जो 1 मिनट का फासला है वो क्या है, 200 मीटर। तो ये पूछ रहे हैं कि पुलिस को चोर किस दूरी पर पकड़ेगा, पुलिसकर्मी चोर को, सॉरी पुलिस को चोर नहीं पकड़ेगा, पुलिसकर्मी चोर को किस दूरी पर पकड़ेगा, ठीक है ना। तो चोर को पकड़ना है, पुलिसकर्मी को कितनी दूरी पर पकड़ेगा। तो आप बताइए यहाँ पर क्या आपका आंसर होना चाहिए। आपने अनुपात तैयार किया, जो आपकी चालों का अनुपात है 11/10 है, जो आपकी कितनी दूरी का अनुपात है, तो आपको यहाँ कितना दिया, तो आप कहेंगे इनकी दूरियों का अनुपात भी 11/10 होगा। मतलब जितने समय में पुलिस वाला 11 यूनिट की दूरी तय करता है उतने समय में चोर 10 यूनिट की दूरी तय करता है। तो इनकी दूरी में कितने का अंतर, 1 का। तो 1 बराबर किसके कर दीजिए आप, 200 मीटर के। 1 बराबर किसके कर दीजिए, 200 मीटर के, क्योंकि 1 यूनिट का फासला ही तो उसने कवर किया, तभी तो वो चोर को पकड़ पाया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 200 मीटर। अब पूछा गया है कि पुलिसकर्मी चोर को किस दूरी पर पकड़ेगा। तो पुलिसकर्मी ने कितनी यूनिट दूरी तय की, तो आप कहेंगे 11। तो 11 यूनिट का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, यानी कि 2200 मीटर। अब 2200 मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो किससे भाग लगा दें, 1000 से, क्योंकि आप जानते हैं 1000 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो आप भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2.2 किलोमीटर, 2.2 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 2.2 किलोमीटर। यानी कि पुलिस वाले ने चोर को किस दूरी पर पकड़ा, तो 22.2 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा, ठीक है ना। 22.2, 2.2, ठीक है ना। 22.2 नहीं, 2200 मीटर की दूरी था, 1000 से भाग दिया तो कितना आ गया, 2.2 किलोमीटर। यानी कि 2.2 किलोमीटर की दूरी पर क्या होगा, पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया। अभी कैसे, तो देखिए चोर 10 यूनिट यानी कि 2 किलोमीटर दौड़ा और 200 मीटर वो आगे था, तो 2200 मीटर तो वो निकल गया, और इस पीछे था तो उसने पकड़ लिया उसको। तो 2.2 आपका आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन पर टिक कर देंगे आप, बी ऑप्शन पे। देखिए क्वेश्चन से ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। ये जो कॉन्सेप्ट आपको करवाए गए हैं ना, इनको बहुत अच्छे से कर लेना। ये 3 कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप टाइम एंड वर्क का किसी से भी बड़े से बड़ा जो क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क नहीं सॉरी टाइम डिस्टेंस स्पीड का जो भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन है उसको काफ़ी आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक, क्लियर होगी बात। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो और देखते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिया है, निम्नलिखित में से किस जोड़ी का अनुपात 70:105 है। इनमें से कौन सी जोड़ी का अनुपात जो है वो 70:105 के समान है। तो अब आपको बनाना है भाई, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। कैसे करें, तो ये जो क्वेश्चन है आपको क्या करना पड़ेगा, केवल सिंप्लीफाई करना है।
तो ये पर आपको जोड़ी दी है 70:105 के समान कौन सी जोड़ी होगी आपको बताना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 35 दिया कितना होता है, तो आप कहेंगे 105 होता है सर। 35 दूनी 70 और 35 दिया 105, यानी कि अगर आप इस अनुपात को पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको क्या मिला 2:3। तो आपको हर एक ऑप्शन को सिंप्लीफाई करके देखना है किसमें आपको अनुपात 2:3 मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए सिंपल तरीका क्या है। सबसे सिंपल तरीके की अगर बात करें तो जैसे हमने पहला ऑप्शन लिया, अब बड़े बड़े नंबर हैं, पहला ऑप्शन लिया कितना दिया 496 और इसका अनुपात किससे दिया है तो 620 से। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप भाग देना सीधा शुरू कर दें। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर 96, 24 6 को 96 होता है, 20 से 4 से कट रहा है तो 4 से काटा हमने, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, फिर 4 से काटा तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, फिर अब किससे कट रहा है तो 5 5 10 और 11 हो रहा है और ये आपका कितना 124 हो रहा है। तो 124 तो देखो ना आपका 3 से कट रहा है ना ये कट रहा है, इसके बाद ये कटना बंद हो गया ना, ये 3 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो मतलब ये इसके बाद नहीं सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, इसके बाद ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। और किसी नंबर से अगर आपको डायरेक्ट दिख रहा हो कि ये 4 से और ये 4 से तो नहीं कट रहा है, अब आप देखना चाह रहे हैं तो आप क्या करिए 155 को किससे भाग लगाइए 124 से और एचसीएफ निकाल लीजिए इनका, इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है भाग विधि से। एक बार आप भाग देंगे कितना आएगा 124 आएगा, यहाँ 1 बचेगा या 3 बचेगा। अब आप बताइए 124 में यदि भाग लगाएंगे आप किससे तो आप कहेंगे सर 31 से, कितनी बार भाग जाएगा तो आप कहेंगे 4 बार, 4 एकम 4, 4 तिया 12, बिल्कुल कट गया भाई 31 से। तो यानी कि 31 से कट जाएगा, तो 31 से कितने बार कटेगा तो आप कहेंगे सर 4 बार, 31 × 4 और 31 से वो कटेगा कितने बार 5 बार, तो 4:5 मिला आपको, आपको चाहिए 2:3 है। तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका आंसर हो सकता है क्या नहीं। ठीक है ना, तो आपको करना कि आपको भाग विधि ही इस्तेमाल करनी है किसकी एचसीएफ निकालने की। आप डायरेक्ट एचसीएफ निकाल लीजिए हर एक नंबर का और उसको डिवाइड कर दीजिए, सिंपल रहेगा आपके लिए। जैसे दूसरा ऑप्शन आपका क्या दिया है तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए दिया है 366 और अनुपात क्या दिया है यहाँ पर दिया है 244। ठीक है, तो अब आप इन दोनों का भाग विधि से क्या कर लीजिए एचसीएफ निकाल लीजिए। तो 366 जो है उसमें भाग लगाइए किससे 224 से, कितने बार भाग जाएगा तो आप कहेंगे सर एक बार, तो ये 224 हो गया। ये कितना बचेगा 2, ये 2 और ये 1। अब देखिए फिर से कट रहा है किससे 244, किससे कटेगा 122 से 2 बार, तो ये हो गया 244, मतलब 122 आ गया। अब 122 क्या हो गया एचसीएफ हो गया इन दोनों नंबरों का, मतलब ये 122 से कितने बार कट जाएगा तो आप कहेंगे सर 3 बार, तो 122 से ये 3 बार कट गया और ये 122 से 2 बार कट गया, तो अनुपात 3:2 आया, जबकि आपको 2:3 चाहिए। तो अब देख लीजिए इसका उल्टा कहीं दिया है कि नहीं दिया ऑप्शन में। तो अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन सी की तरफ। तो आपको दिया 185, ध्यान रखना बड़ी वाली संख्या को हमेशा छोटी से भाग लगाएंगे तब एचसीएफ लेंगे। तो 185 से आप भाग लगाएंगे कितने बार भाग जाएगा तो 8 दूनी 16, 360 बिल्कुल 2 बार कट गया, कितने बार 2 बार, कितना होता है 370 होता है, 18 दूनी 36 होता है तो 370 हो गया, 2 बार कट गया। तो एचसीएफ कितना आ गया तो आप कहेंगे सर 185 आ गया। तो 185 एकम 185, 185 दूनी 370 हो जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16 की, 18 दूनी कितना होता है 36 होता है, 8 दूनी 16 बोल गया हम बाय मिस्टेक, 18 दूनी कितना होता है 36 होता है, 36 और ये 10 तो 37 हो जाएगा। ठीक है, तो 1:2 आया, तो आपका ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता आंसर। तो फिर ले दे के क्या बचा तो आप कहेंगे ले दे के हमारे पास 468 और 702 बचा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2:3 आना ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए 702 में आप किससे भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर 468 से भाग लगा दीजिए, एक बार भाग जाएगा तो ये हो गया 468, 12 में से 8 गया तो आप कहेंगे सर 4 आएगा, 7 जाएगा तो आप कहेंगे 3 आएगा, 5 जाएगा तो आप कहेंगे 2 आएगा। अब 234 से भाग लगाएंगे किसमें 468 में। ध्यान रखना जो शेषफल आता है उससे हमेशा भाजक में भाग लगाया जाता है, ये एचसीएफ निकालने की भाग विधि है। ठीक है, तो अब कितने बार भाग जा रहा है तो आप कहेंगे सर 2 बार भाग जा रहा है, तो 2 बार भाग दे दीजिए, कितने बार डिवाइड कर दीजिए 2 टाइम डिवाइड कर दीजिए भाई, तो 2 टाइम डिवाइड कर देते हैं, 234 दूनी 468 हो जाता है, तो 2 बार डिवाइड हो गया ये, तो ये हो गया आपका 468, यानी कि 234 से कट गया, तो 234 से तो ये 2 बार कट गया और 234 से ये 3 बार कट जाएगा। करके देख लीजिए 234 दिया कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 702। तो अनुपात 3 किस में मिला आपको ऑप्शन डी में, यानी कि अगर हम 70 और 105 का जो अनुपात बनाते हैं वो कितना है 2:3 है, वो हमें किस में मिल रहा है तो ऑप्शन डी में। तो इन्होंने क्या पूछा था निम्नलिखित में से किस जोड़ी का अनुपात 70:105 के अनुपात के समान है, तो हम कहेंगे सर ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप बात आप तक पहुंची है, आपको क्लियर हुई बात। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते भाई क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या पूछा गया।
क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है, यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 60% के बराबर है। a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 60% के बराबर है, तो a का कितना प्रतिशत b है? तो a का कितना प्रतिशत b है? चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। a माइनस बी का 40% किसके बराबर है? तो ये बोल रहे हैं भाई ये जो है वो a प्लस बी के 60% के बराबर है। तो भाई हमने a प्लस बी का 60% निकाल दिया और a माइनस बी का 40% निकाल दिया। ये दोनों आपस में कैसे बराबर? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a अनुपात b निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि a कितना है और b कितना है। फिर उन्होंने पूछा है तो a का कितना प्रतिशत b है, तो b बटे a इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि a का कितना प्रतिशत पूछा गया। जिसका प्रतिशत पूछा जाता है वो हमेशा कहाँ आता है? डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में आता है। तो देखिए पहले तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 20 दूनी 40 और 20 दिया 60 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई अंदर, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2b और बराबर में कितना? 3a प्लस 3b। पक्षांतरण कर दीजिए, ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, तो b उस तरफ जाएगा, 3a इस तरफ, या 3a को इस तरफ ला दीजिए, b को इस तरफ। तो भाई ये तो माइनस की दिक्कत हो रही है क्या? चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो भी समस्या आएगी अपन देख लेंगे। तो ये इस तरफ गया, ठीक है, और ये इस तरफ आया। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर माइनस की समस्या हो रही है, 2a, तो माइनस में अनुपात आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जैसा आएगा उस तरीके से करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का a, क्योंकि 3a इस तरफ आएगा, 2 में से माइनस हो जाएगा, 2b उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5b। तो अगर हम a अनुपात क्या निकालते हैं? b निकालते हैं, तो आपका बनेगा 5 बटे में कितना? 1। लेकिन ये किस में आएगा? माइनस में। अब देखिए अनुपात आ गया और माइनस में आ गया, लेकिन हमें परसेंटेज पूछा है, तो अब किसको कितना परसेंट निकालना है? किसी को भी माइनस में प्लस में ले लें, हमें तो परसेंटेज बताना है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में हो सकता है कोई गड़बड़ी हो, तो करेक्शन देख लेना, मोस्टली ये माइनस में आता नहीं है, ठीक है। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं भाई। 20 दूनी 40 और 20 60, 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 है, 3 भी होगा, और ये 2 है, माइनस 2 भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये इस तरफ आएगा, माइनस का हो गया, इस तरफ जाएगा, प्लस का हो गया, 5 भी हो गया, बहुत बढ़िया। a अपन b कितना? माइनस 5/1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने पूछा है तो a का कितना प्रतिशत b है, तो भाई a का, a मतलब कितना है? 5 का कितना प्रतिशत b है? b मतलब 1, और कितना प्रतिशत है? तो 100 से गुणा कर दीजिए। तो आप गुणा करेंगे, कितना हो गया? 20%। कितना हो गया? 20%। आप केवल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन में कोई चेंजेस हम नहीं कर रहे हैं अभी, हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक होगी, तो माइनस में आ रहा है, मोस्टली आपको प्लस में मिलेगा। और माइनस में भी आ गया तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो परसेंटेज बताना है केवल, कितना ज़्यादा कम वाली बात ही नहीं हो रही कि कितना प्रतिशत है। तो b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 5 है, तो a का कितना प्रतिशत b है? तो 20%। किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे? तो आप कहेंगे सर जो हमारा ऑप्शन सी है वो आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप बात आप तक पहुंची। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है।